नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं आज कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका भाग 3। तो भाग 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा था? भाग 1 और 2 में हमने बात करी थी आपके आवेशित कणों के बारे में, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन के विषय में। उसके बाद हमने चर्चा कर ली थी आपके परमाणु मॉडल के बारे में, मतलब आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर उनकी कमियों के विषय में बात की, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर उनकी कमियां, और फिर बात करी थी नील्स बोर के मॉडल और उनके अभिग्रहित के विषय में। साथ में हमने समझा था कि ये जो संयोजकता है वो क्या होती है, कैसे निर्धारित की जाती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो परमाणु है उसके महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि आपका परमाणु संख्या हो गई, द्रव्यमान संख्या हो गई, समस्थानिक हो गया और समभारिक हो गया। तो कहीं इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सीखने वाले हैं 4 नए सिद्धांतों को, 4 नई परिकल्पनाओं को। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हमारी आज की इस मजेदार क्लास को मजेदार अंदाज में। और बात करेंगे सबसे पहले परमाणु जो संख्या है उसके विषय में। अब ये परमाणु संख्या क्या होती है? तो भाई अपने को क्या पता होता है कि ये जो आपका क्या है, परमाणु है, ठीक। और ये कहा था कि परमाणु क्या है? एक गोला है जिसके मध्य में कौन है? नाभिक है। कौन है भाई यहाँ पर? नाभिक। किसने कह दिया था? ये रदरफोर्ड ने आपको समझा दिया था कि परमाणु जो है उसके मध्य में, यानी उसके केंद्र में क्या है? आपका नाभिक है। और नाभिक के अंदर ही आपका जो है संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। क्या केंद्रित है? यहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, मतलब कि आपका धनावेश भी यहीं पर है। और आपका जो उदासीन कण है, अब भाई उदासीन है तो उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन ये जो उदासीन कण है इसका नाम क्या है? आपका न्यूट्रॉन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? न्यूट्रॉन नाम है। अब जब हमने ये कहा कि ये जो आपका परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, तो क्या पता चला कि भाई जितने आपके पास प्रोटॉन है उतनी ही आपकी परमाणु संख्या हो जाएगी। अगर किसी के पास 4 प्रोटॉन है तो उसकी जो परमाणु संख्या है आपकी वो कितनी होगी? 4 ही उसके पास हो जाएगी। बात समझ में आई? तो देखो परिभाषा, परमाणु संख्या मतलब आपका एटॉमिक नंबर, ठीक। अब देखो एक परमाणु का कौन है भाई? नाभिक अपने पास है। उस नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को ही आप क्या कह देते हो? परमाणु संख्या कह देते हो। यही हमने समझा था। अब प्रदर्शित किससे करेंगे? ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो प्रदर्शित करते हैं इसे आप Z के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? आप Z द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर चल रहा है? चलिए आगे चलते हैं और सीखते हैं कि ये जो आपका परमाणु है, यानी अब आपके पास क्या है? एक तत्व है। हम मान लेते हैं कि सोडियम आपके पास है, या आप कहे तो हम क्लोरीन भी ले लेते हैं साथ में, ठीक। अब देखो सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है। अब ये जो सोडियम है इसमें जितने भी आपके पास कण होंगे वो सब किसके होंगे? सोडियम के ही कण होंगे। तो किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जो है वो कैसी होगी? समान होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ मैंने ये जो सोडियम लिया है इसकी जो परमाणु संख्या है कितनी होती है? 11 आपके पास होती है। यहाँ क्लोरीन की कितनी हो जाती है? 17 हो जाती है। अब मैं क्या करूं, कहीं और जाऊं और एक और क्लोरीन और सोडियम वहां पर ले लूं, तभी भी क्या होगा कि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 17 नंबर पर ही आएगा और आपका जो सोडियम है वो 11 नंबर पर ही आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो, क्योंकि क्या है कि आपका एक तत्व है, तत्व आपने मान लिया सोडियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अब कोई भी तत्व यहाँ पर ले लो, ठीक। अब क्या होगा? उसके जितने परमाणु होंगे, जितने अणु होंगे, ठीक, उनकी जो संख्या होगी वो कैसी होगी? समान होगी। बात समझ में आ गई?
क्लियर चल रहा है? तो उदाहरण के द्वारा इसको समझने का एक और बार प्रयास करेंगे कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का प्रतीक हमें पता है कितना होता है भाई, H इसको प्रतीक होता है। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे? तो एक ही प्रोटॉन विद्यमान है नाभिक में और एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने कितने होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। तो भाई अगर एक प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या भी कितनी होगी? एक ही होगी। मतलब Z का मान कितना होगा? एक ही यहां पर हमारे पास होगा। कार्बन के विषय में बात करोगे तो कार्बन जो है, ठीक, अब आप उसका नाभिक ले लो, उसके नाभिक में आपके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम, ये रहा इसका नाभिक और यहां हम लिखते हैं P+ और ये न्यूट्रॉन। अब ये जो P+ है मतलब आपका प्रोटॉन है, यहां पर हो गए आपके 6 प्रोटॉन। ठीक, अब पहली कक्षा आप बनाते हो, ठीक, किसके हिसाब से? बोर के परमाणु मॉडल के हिसाब से। तो भाई पहले में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब जो दूसरी कक्षा आप बनाते हो उसमें कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास कितने हो गए हैं? 6 हो गए। तो Z आपका कितना हो जाएगा? 6 यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन है? अब सीखेंगे एक नया सिद्धांत, और ये नया सिद्धांत क्या है आपके पास? परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होती है हम उसे कैसे निकालते हैं। भाई बहुत ही सीधा सिद्धांत है। आपको प्रोटॉन पता है, आपको इलेक्ट्रॉन पता है, आपको न्यूट्रॉन पता है, बस ये 3 चीजें हैं और इन 3 चीजों से हम क्या करेंगे? परमाणु का जो है द्रव्यमान वो हम निकाल लेंगे। कैसे? देखो क्या होता है कि यहां पर हमारे पास ये आ गया हमारा परमाणु बढ़िया सा, और इसके अंदर कौन है? हमारा नाभिक। नाभिक में कौन है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और हमने क्या कहा कि भाई आपका जो नाभिक है उसमें आपके परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। ये तो रदरफोर्ड ने पहले ही अपने को बता दिया था। अब सोचो नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और संपूर्ण द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और अगर न्यूट्रॉन को जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? द्रव्यमान यहां पर आ जाएगा। और ये जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? इसे न्यूक्लियॉन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो मेरे साथ, न्यूक्लियॉन इसको कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो भाई क्या पता चला अपने को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित है, आपका संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो भी नाभिक में है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग करोगे तो द्रव्यमान मिल जाएगा। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग करेंगे तो क्या कहा आपने उनको? न्यूक्लियॉन आपने उनको कहा। क्लियर हो गई? तो देख लेते हैं फटाफट। परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। यही बात हमने कही थी। किसका कथन है ये? रदरफोर्ड का कथन है। ठीक, अर्थात परमाणु का जो द्रव्यमान है उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण है। क्यों भाई? क्योंकि जो आपका नाभिक है उसमें 2 ही तो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन आपका जो वृत्ताकार पथ है वहां चक्कर लगा रहे हैं। वो किसने कह दिया? बोर ने कह दिया। क्लियर? अतः ये परमाणु नाभिक में है और इन्हें आप संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है 1 नंबर में कि न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है, और फिर प्रश्न आ सकता है आपका कि ये जो आपकी द्रव्यमान संख्या है इसे परिभाषित करना है। तो बस आपको क्या करनी है? वहां परिभाषा लिखनी है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं और देखते हैं उदाहरण कैसे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन के ही द्रव्यमान की। तो भाई अपने को पता है कि ये जो आपका कार्बन है, इन भाई साहब का द्रव्यमान कितना है? 12 U इनका द्रव्यमान है। U जो है आपके द्रव्यमान की इकाई है। कहाँ पढ़ी थी? तीसरे चैप्टर में पढ़ी थी, याद आ जाना चाहिए बिल्कुल। अब ये जो आपका कार्बन है भाई, इसके अंदर क्या है? 6 प्रोटॉन विद्यमान है। कितने प्रोटॉन है? 6, ये तो अपने को पता है। लेकिन कौन और है? 6 न्यूट्रॉन भी विद्यमान है। तभी तो जो आपका द्रव्यमान है कितना हो गया? यहाँ पर 12 हो गया है। अच्छा एक बात और सोचो कि आपको मैंने कह दिया कि 12 U इसका द्रव्यमान है, 6 आपके पास प्रोटॉन है, मुझको न्यूट्रॉन नहीं पता, न्यूट्रॉन बता दो। तो भाई आप क्या करिएगा? आपके पास जो द्रव्यमान है वो किससे मिलके बना है?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन के कणों को माइनस कर दो, मतलब प्रोटॉन को माइनस कर दो। तो आप 12 में से 6 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6, और 6 ही कौन है, न्यूट्रॉन यहाँ पर विद्यमान है कि नहीं आसान। ठीक, एक और उदाहरण आप देख लो, एल्यूमिनियम जो है आपका, उसका जो आपका द्रव्यमान है कितना हो गया है, 27 यू यहाँ पर विद्यमान है। कितना है भाई, 27 यू आपके पास विद्यमान है। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, चले आगे। तो आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि ये जो आपके तत्व हैं, इनमें क्या करें, अब हम तत्व का प्रतीक हम सीख चुके थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी हम सीख चुके हैं। तो अब क्या सीखना है, अरे भाई लिखोगे कैसे, प्रतीक को प्रदर्शित कैसे करोगे, हर तत्व को प्रदर्शित कैसे करेंगे, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के साथ। बहुत आसान है, क्या करना है, ये लिख दो बीच में एक तत्व। ठीक, कोई सा भी तत्व ले लो आप, हाइड्रोजन ले लो, कार्बन ले लो, सोडियम ले लो, बोरोन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, जो मन आए आप वो ले लो। ठीक, उसको बीच में रख दो, उसको मतलब उसके प्रतीक को बीच में रख दो। ऐसा मत कर देना कि सोडियम ही आपने लिख दिया। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। कैसे N है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो कौन सा है, नेट्रियम इसका नाम है, इसलिए आप क्या लिखते हो, Na। पुराने कॉन्सेप्ट भी हमको क्या करने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए, दिखते ही हमको समझ आ जाना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। क्लियर, चलो आगे देखो, A द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आप किसको प्रदर्शित करते हो, A द्वारा द्रव्यमान संख्या को। तो ऊपर आप लिखते हो द्रव्यमान संख्या, नीचे आप लिखते हो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अब पता होना चाहिए यहीं पर कि ये जो परमाणु संख्या है कौन है, ये प्रोटॉनों की संख्या है। सीधा सीधा याद रखो, परमाणु संख्या प से परमाणु, प से प्रोटॉन, तो क्या है ये, प्रोटॉनों की यहाँ पर संख्या है। जितने प्रोटॉन नाभिक में उतनी मेरी परमाणु संख्या यहाँ पर हो गई। क्लियर हो गई बात। तो चलो उदाहरण देख लेते हैं कि प्रदर्शित कैसे करेंगे। फिर से कार्बन आ गया भाई, कार्बन जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक, हर जगह कार्बन इसलिए पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो कार्बन है ये आपका हो गया तत्व का प्रतीक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर C। 12 इसका द्रव्यमान है, अभी हमने आपको बात करी थी इसके द्रव्यमान के विषय में, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 12, तो ये आ गया 12। क्लियर, 6 जो है वो परमाणु क्रमांक है इसका, क्योंकि कितने प्रोटॉन है, 6। क्लियर हो गई। एक और उदाहरण लेते हैं, ये क्या है भाई, ये है आपका नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है आपका, इसका जो प्रतीक है कौन है, इसका प्रतीक आपका भाई N जो है इसका प्रतीक है। अब जो 14 है वो क्या है भाई, वो A है, मतलब इसका द्रव्यमान कितना है, 14 इसका द्रव्यमान है। और जो 7 है वो क्या है, इसकी परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है। इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हुए, मुझे नहीं बताओ, अपनी कॉपी में लिख दो वीडियो को पॉज करके, कितने प्रोटॉन हुए यहाँ पर, 7 जो हैं वो यहाँ पर प्रोटॉन हो गए हैं। तो भाई 2 चीजें पढ़ ली है फटाफट हमने, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक सीख लिया और हमने द्रव्यमान संख्या भी सीख ली यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं समस्थानिक के विषय में। और समस्थानिक नाम से समझ में आ जाना चाहिए, समस्थानिक मतलब कह रहा है भाई, रुको आराम से, कि मेरा जो स्थान है वो कैसा होगा, समान यहाँ पर होगा। इसका मतलब स्थान समान से मतलब क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक मेरा समान हो गया, तो फिर परिवर्तन किस में होगा, द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होगा। भाई 2 ही चीजें तो पढ़ी है अभी अपन ने, आपने क्या पढ़ा, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो ये जब आपको कह रहे हैं कि भाई मेरा स्थान समान है, परमाणु क्रमांक मेरा समान है, तो परिवर्तित क्या करेंगे हम जो है परिवर्तित कर देंगे द्रव्यमान संख्या। तो परिभाषा क्या कहलाएगी कि ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या से याद होना चाहिए प्रोटॉनों की संख्या कैसी हो गई है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। कैसी होगी भाई, भिन्न भिन्न यहाँ पर होगी। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, आइसोटॉप जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं। याद हो गया, चलूं आगे। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, भाई कोई मिलावट उसके अंदर नहीं होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो कैसे हो जाएंगे,
समान, लेकिन भौतिक गुण कैसे होंगे अलग अलग? क्यों भाई? क्योंकि देखो एक ही तो तत्व है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो मेरे पास दो समस्थानिक हैं। कौन कौन से भाई? एक तो 6 नंबर और 6 नंबर पे तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान एक का कहता है 12 और एक का क्या कहता है 14। ठीक, अब परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान जो है वो कैसा है? भिन्न है। तो रासायनिक जो काम करेंगे, रासायनिक प्रवृत्ति दर्शाएंगे, अभिक्रियाएं करेंगे, वो सब कैसी होगी? समान होगी, क्योंकि है तो दोनों कार्बन। लेकिन भौतिक गुण कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि द्रव्यमान कैसा है? भिन्न भिन्न यहाँ पर है। क्लियर है? चलूं आगे, कोई दिक्कत है तो क्या करें भाई? उदाहरण देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो है कितने समस्थानिक होते हैं? 3। और परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन आता है कि भाई हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है आप उनके नाम लिख दिए, तो भाई उनके जो नाम है याद होने चाहिए। प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्राइटियम आपके पास यहाँ पर होता है। क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। बोलो मेरे साथ, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम यहाँ पर होता है। क्लियर हो गई बात? तो प्रोटियम जो है, इन भाई साहब के पास क्या है भाई? एक ही प्रोटॉन है। तो भाई प्रोटॉन तो सबके पास एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक तो समान है, यही तो कंडीशन है। तो फिर भिन्न क्या होगा भाई? द्रव्यमान दो चीजों से मिलकर के बना है। ठीक, अब द्रव्यमान अगर दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और कह रहे हो कि भाई ये जो प्रोटॉन है आपका ये समान है, तो फिर परिवर्तन किसमें हुआ? न्यूट्रॉन में। तो आप देखो यहां पर क्या होगा? ड्यूटीरियम के पास एक न्यूट्रॉन है पर प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन नहीं है, और ट्राइटियम के पास 2 न्यूट्रॉन जो है वो उपस्थित हैं। क्लियर हो गई बात? समस्थानिक याद हो गए हैं? चलूं आगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और एग्जाम्पल की, यानी कि कार्बन के विषय में। तो ये मैंने आपको सिखा ही दिया। एक और एग्जाम्पल ले लो, क्लोरीन के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखो कि ये जो क्लोरीन है आपका भाई, ये 17 नंबर पर आता है। ठीक, तो इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 35। एक और क्लोरीन का समस्थानिक है और ये कितने नंबर पर आएगा? 17 नंबर पर आएगा। और इसका जो आपके पास द्रव्यमान है कितना हो गया है? 37। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि भाई इसका द्रव्यमान 35, इसका द्रव्यमान 37, अब किसका द्रव्यमान है भाई? जो हम मान ले कि भाई ये स्टैंडर्ड द्रव्यमान है, कभी भी कोई भी क्लोरीन ले लिया तो भाई हमारा काम चल जाएगा। क्या करें? दो चीजें हैं, दोनों का एवरेज ले लो। ठीक, और आपका क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान वहां पर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? सिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक तथ्य हमारे पास आ जाता है कि प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, जिनका द्रव्यमान 35 और 37 U आपके पास है। अब ये जो आपके क्लोरीन है ये प्रकृति में 3:1 के रूप में क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। कौन सा अनुपात दे दिया? 3:1 यहाँ पर आपको दे दिया। अब यहाँ जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान माना जाना चाहिए? भाई एक आपके पास 35 U है, एक आपके पास 37 U है। ठीक, प्रकृति में 3:1 में ये क्या है? विद्यमान है। तो किसको मानोगे आप भाई? 35 वाले को मानोगे कि 37 वाले को? तो हमने क्या कहा? हम इन दोनों को ही नहीं मानेंगे, हम इन दोनों की नहीं सुनेंगे, हम अपना बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई? इन दोनों का क्या कर लेंगे? एवरेज हम निकाल लेंगे। किसकी मदद से? 3:1 की मदद से हम निकाल लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? औसत द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? औसत द्रव्यमान हम उसको कहते हैं। कि किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होएगा। तो आप क्या निकालोगे? यहाँ औसत द्रव्यमान निकालोगे। और जब औसत द्रव्यमान आप निकालोगे तो आप क्या करोगे? 3:1 का इस्तेमाल यहाँ करोगे। और जब आप इसे निकालोगे तो 35.5 U आपके पास क्या आ जाएगा? मानक द्रव्यमान आएगा। तो जब कभी हम क्लोरीन का द्रव्यमान लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? वहां पर 35.5। ना आप वहां 35 लेते हो, ना ही आप वहां 37 लेते हो। क्लियर हो गई बात? समझ में आया यहाँ तक?
और अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं कि ये जो आपने समस्थानिक पढ़े हैं, इन समस्थानिकों के उपयोग क्या है, भाई क्यों बनाया समस्थानिक और कहाँ काम में आएंगे। तो ये जो समस्थानिक हैं इनके भाई बढ़िया से उपयोग हैं। कैसे, देखो यूरेनियम जो आपके पास होता है उसको उपयोग हम कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी में आप उसका उपयोग करते हैं। कैंसर का जब आपको उपचार करना होता है तो उसमें आप कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। और कोबाल्ट का प्रतीक क्या है, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में जरा लिखिएगा कि ये आपका कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है। ठीक, आगे देखो कि घेंगा जो रोग होता है उसके लिए आप आयोडीन के समस्थानिक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और आपको पता है कि आयोडीन की कमी से ही क्या होता है, घेंगा रोग हमारे पास होता है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं और आप सीखते हैं नया सिद्धांत जिसका नाम क्या है, संभारिक नाम है। क्या नाम है, संभारिक। और नाम से पता चलना चाहिए, भार कह रहा है कि मैं समान हूं और भार का मतलब क्या हो गया है, द्रव्यमान। तो भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्वों की जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो कैसी होगी, समान होगी। समस्थानिक में अलग बात थी, वो कह रहे थे मेरा जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, ये कह रहे हैं मेरा कोई समान वमान नहीं है परमाणु क्रमांक, लेकिन मेरा जो द्रव्यमान है वो कैसा है, समान है। क्या है भाई, वो समान है यहाँ पर। तो उदाहरण जो है वो देखो आप, मेरे पास कैल्शियम है और मेरे पास कौन है, आर्गन यहाँ पर है। अब आपका जो कैल्शियम है भाई वो 20 नंबर पर आता है, ठीक, और आपका आर्गन कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। लेकिन आप देखोगे तो जो दोनों का द्रव्यमान है आपका कैसा है, 40 है। कैसा है ये, 40 यहाँ पर आपके पास है। तो भाई सीधी सीधी गणित अपने पास क्या हो गई है कि समस्थानिक कैसा है, समभारिक का जस्ट उल्टा है। वो कह देता है कि भाई मेरा तो परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान भिन्न। और समभारिक कहता है नहीं भाई मेरा तो द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु क्रमांक यहाँ पर भिन्न हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस पूरे वीडियो से आज हमने क्या सीखा, आज हमने परमाणु के 4 नए सिद्धांतों के विषय में बात कर ली, या परिभाषा आप कहें तो। एक पढ़ी हमने परमाणु संख्या, दूसरी पढ़ी आपने द्रव्यमान संख्या, तीसरी पढ़ी समस्थानिक और चौथी पढ़ ली आपने संभारिक। अब क्या करना है, अब पहले आप कॉपी पेन को एक तरफ रख दो, अपने आप को बोर्ड पर केंद्रित कर दो। क्यों, क्योंकि हम करने वाले हैं फटाफट से दोहरान और देखते हैं कि हमारे पास दोहरान में क्या क्या है। ठीक, देखो परमाणु के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले आएगी आपकी परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या से याद करो, प से परमाणु, प से प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किधर, नाभिक में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नाभिक में जितने प्रोटॉन उतनी ही आपकी परमाणु की संख्या। उदाहरण याद आना चाहिए आपको कार्बन का, नाइट्रोजन का। तो भाई कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन, 6, तो उसकी जो क्रमांक है कितनी हुई, 6। और जो आपका नाइट्रोजन है उसके अंदर भाई कितने आपके प्रोटॉन, 7, तो आपका जो क्रमांक हो गया है वो भी क्या हुआ है, 7। फिर आ जाओ द्रव्यमान संख्या पर, और द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हुआ कि नाभिक, और नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान, रदरफोर्ड का कथन। और इसके अंदर क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन आप इसको कह देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्बन जो है 6 प्रोटॉन है तो 6 ही कौन है, न्यूट्रॉन विद्यमान है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट फिर आ गए थे हम समस्थानिक पर, मतलब आपका समस्थानिक पर। और क्या मतलब था उसका कि ये जो आपका परमाणु है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा होगा, समान, लेकिन द्रव्यमान होगा भिन्न। और संभारिक ने क्या कहा कि मेरा द्रव्यमान समान लेकिन मेरा जो क्रमांक है वो क्या होगा, भिन्न होगा। ये हो गई आपकी पूरी वीडियो का दोहरान। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब कॉपी पेन को उठा लो वापस। हम कहाँ चलने वाले हैं, प्रश्नों की तरफ हम चलने वाले हैं। और देखते हैं हमारी स्क्रीन पर
पहला प्रश्न क्या है, तो देखो भाई, द्रव्यमान संख्या होती है, अब करो वीडियो को पॉज, अपनी कॉपी में यहाँ जो विकल्प है उनमें से सही विकल्प का चयन करके फटाफट से लिख दो कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। रदरफोर्ड का कथन याद आना चाहिए कि परमाणु जो है गोला, नाभिक बीच में, नाभिक में कौन है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, और संपूर्ण द्रव्यमान का उस समय तात्पर्य किससे था, प्रोटॉन के साथ था। बाद में जेम्स चैडविक ने खोज करी किसकी, न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलेंगे न्यूक्लियॉन कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात। कौन सा विकल्प है, स विकल्प इसका उत्तर है। आगे चले अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है हमारे पास वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न, द्रव्यमान समान, तो भाई खालिस्तान कहते हैं। कॉपी में लिख के जल्दी से छोड़ दो कि क्या कहते हैं, समभारिक आप उसको कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसको, समभारिक कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है जरा देखें। एक परमाणु का जो नाभिक है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को आप परमाणु संख्या कहते हैं। सत्य है या असत्य है? भाई बिल्कुल सत्य कथन है। हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं कि नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन है और प्रोटॉन की संख्या को ही आप क्या कहोगे, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहोगे। Z से उसको प्रदर्शित करोगे। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब करना क्या है, अब जो हमने 4 चीजें पढ़ी हैं बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने का आपको उसको अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में क्या करना होता है, बिना देखे ही लिखना होता है। और आपको याद होना चाहिए कि परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा, समस्थानिक और संभारिक में उदाहरण सहित अंतर आप लिख दो। फिर 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है परमाणु संख्या को परिभाषित करो या द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करो। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।